मुझे जो विषय आपसे बात करने के लिए दिया गया है वो कल्चरल स्टडी का है, यानी हिंदी में जिसे हम सांस्कृतिक अध्ययन कहते हैं। मेरा रेफरेंस हिंदी लिटरेचर और अंग्रेजी में कल्चरल स्टडी, जिस तरह से ये पदबंध आया और इसके साथ लिपटी हुई अवधारणाएं आई, वो रहेगा। और चूंकि मेरे 2 लेक्चर हैं तो मैंने उसका 2 हिस्सा किया है। एक जिसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगी, और ये सांस्कृतिक अध्ययन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को आपके सामने रखने का प्रयास होगा आज के व्याख्यान में। और कल मैं जिस पर बात करूंगी वो सांस्कृतिक अध्ययन के संदर्भ में हम विभिन्न टेक्स्ट को कैसे पढ़ें, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जो सांस्कृतिक अध्ययन के संदर्भ में हम सबको जानना चाहिए, और आप सब शिक्षक हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से आए हुए हैं, तो आप सबको इसकी जानकारी होगी कि सांस्कृतिक अध्ययन संस्कृति के प्रचलित रूपों की अब तक जिस तरह से अध्ययन होता रहा, उसका विश्लेषण होता रहा, उससे बिल्कुल भिन्न है। सांस्कृतिक अध्ययन जब हम कहते हैं तो हमारे सामने भारत का नहीं, ब्रिटेन और यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका का परिप्रेक्ष्य होता है। लेकिन जब हम संस्कृति कहते हैं तो संस्कृति एक बड़ा शब्द है, और संस्कृति में जो सांस्कृतिक संघर्ष है, संस्कृति का निर्माण है, वो एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसी अर्थ में संस्कृति की व्याख्या अलग अलग संदर्भों और समय काल में अलग अलग तरीके से की गई है। लेकिन आधुनिक समय में सांस्कृतिक अध्ययन के तहत संस्कृति की जिस प्रकार से व्याख्या की गई और उसका रेफरेंस पॉइंट संस्कृति का जो प्रचलित ढर्रा था व्याख्या विश्लेषण का, वह ना होकर जन संस्कृति या जिसे हम मास कल्चर कहते हैं, उसके विभिन्न रूप थे। तो ये बड़ा शिफ्टिंग पॉइंट था, बहुत बड़ा अंतर था। आमतौर पर जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारी जीवन शैली, सोचने विचारने की क्षमता, और यही नहीं, किसी घटना या किसी विषय को लेकर हम किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, यह भी हमारी कल्चरल पोजीशनिंग तय करती है। यानी हम कल्चर के भीतर खुद को देखें और कल्चर को देखें, ये दोहरा काम है। सेल्फ को वहाँ, सेल्फ का प्रोजेक्शन भी कल्चर के अंदर किस तरह से हो रहा है, और हम खुद उस कल्चर को या उस संस्कृति को कैसे देख रहे हैं। तो संस्कृति हमेशा से ही, जैसा कि इसके नाम से, इसके पद से ही जाहिर है, जो संस्कारित किया हुआ है वो संस्कृति है। तो हम बड़े आराम से इस सरल वक्तव्य को सुन लेते हैं कि जो संस्कारित किया जाता है वही संस्कृति है। लेकिन दरअसल इसके आगे सवाल उठने चाहिए, संस्कारित करता कौन है, संस्कारित किन दबावों में, किन प्रेशर ग्रुप्स के दबाव और उसके विचारों की प्रधानता के अंतर्गत होता है, और बाध्यता क्या है कि हम अपनी सहजता को छोड़कर संस्कारित होने को प्रस्तुत हों। और ये बाध्यता या यह जो रेगुलेशन है, नियमन है, ये किन लोगों पर ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ये तमाम सवाल जब हम संस्कृति को संस्कार से जोड़ देते हैं या संस्कारित होने की प्रक्रिया से जोड़ देते हैं, तो ये तमाम सवाल उठने चाहिए। लेकिन आमतौर पर जब हम संस्कृति बोलते हैं तो संस्कृति के इकहरे रूप को, जो उसका वन लीनियर स्ट्रक्चर है, उस पर बात करने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि इस संस्कृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिस पर हम वर्तमान के संदर्भ में चर्चा ही नहीं करते। संस्कृति के संदर्भ में एक बड़ा डिबेट ये रहा कि जो अभिजात्य तबका था, आज भी है, वह मानकर चलता रहा कि संस्कृति कुछ ऐसी चीज़ का नाम है जो शाश्वत है, उसे बदला नहीं जा सकता, वो सदियों से चली आ रही है, वो एक लंबी परंपरा का हिस्सा है।
तो चूंकि वो सदियों से चली आ रही है, लंबी परंपरा का हिस्सा है, या ऐसा ही होता आया है, ये कहकर बहुत सारी चीज़ों को सोचने के दरवाजे उन पर बंद कर दिए जाते हैं। ये तो आपकी पिछली पीढ़ी ने भी किया था, आपके उससे पिछली पीढ़ी ने भी किया है, और ऐसा ही होता आया है, तो यही परंपरा है। तो संस्कृति के साथ ये जो शाश्वतता का एक निरंतर्य का एक बोध जोड़ दिया जाता है, वो संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न तरह के सवालों को उठाने से रोकता है। दूसरी बात जो संस्कृति के साथ सहजता से जोड़ दी जाती है, वो है कि संस्कृति जो है वो अद्वितीय है, यानी आप उसका अनुकरण नहीं कर सकते, इमिटेट नहीं कर सकते। वो जो है सो है, वो यूनिक है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, और उसको उसी रूप में पालन किया जाना चाहिए। भले आप इतनी छूट जैसे मिल जाती है कि संस्कृति में, संस्कृति के जो पारंपरिक व्याख्या रूप हैं उसके अंतर्गत इतनी छूट दे देते हैं कि संस्कृति को ग्रहण और त्याग की परंपरा में समझिए, लेकिन जो ग्रहण भी कर रहे हैं उस ग्रहण को आप किस तरह रिसीव कर रहे हैं, कैसे ग्रहण कर रहे हैं। संस्कृति के सभी अंगों को हम ग्रहण नहीं करते, हमारी ज़रूरतों और आवश्यकता के मुताबिक ग्रहण करते हैं, लेकिन जो ग्रहण करते हैं उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है या बदलाव करने की छूट है अथवा नहीं, यह बहस तलब विषय है। संस्कृति के अंतर्गत बेहतर होता है कि बदलाव ना हो, जो है जैसा चला आ रहा है उसी को आप मान लें, ये बेहतर विकल्प है संस्कृति की परंपरावादी व्याख्या के अंतर्गत। लेकिन अगर बहुत दबाव ही पड़ा तब उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है, लेकिन उसकी जो मूल धारा है, मूल उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है, उसको बदलने की चिंता वहाँ महत्वपूर्ण नहीं होती। यानी संस्कृति के शाश्वत रूप को और संस्कृति के अद्वितीय रूप को, यूनिक रूप को, जो एक बार चीज़ बन गई उसकी आप रेप्लिका नहीं बना सकते। मसलन ताजमहल बन गया, आपके पास उससे बेहतर कारीगर हैं, बेहतर संसाधन हैं, बेहतर आर्किटेक्ट है, बेहतर टेक्नोलॉजी है, बावजूद इसके ताजमहल दूसरा आप नहीं बनाए, ताजमहल एक ही है। इसी तरह से तुलसीदास की रचना मानस लिख गई, मानस आज भी जनजीवन को प्रभावित करती है और महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन कोई आज के समय में कहे अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मारवाड़ी या मराठी, किसी भी भाषा का लेखक या लेखिका ये कोशिश करे कि वो मानस की रेप्लिका या मानस का अनुकरण करके दूसरा एक मानस लिखे, तो वो हास्यास्पद होगा। संस्कृति को आप संस्कृति की नकल नहीं कर सकते, संस्कृति को आप मानिए, संस्कृति यूनिक है, वो दोहराई नहीं जाती। एक दूसरा उसके साथ जो पारंपरिक व्याख्या है संस्कृति की, उसमें एक दूसरा तत्व ये जुड़ जाता है कि संस्कृति अद्वितीय है और उसको नकल करने के प्रयास में आप हास्यास्पद हो सकते हैं, नकल उसका संभव नहीं है। जो चीज़ बन गई सो बन गई। तीसरी चीज़ जो संस्कृति के पुरातन और परंपरावादी व्याख्या में निहित है, उसके स्ट्रक्चर में, उसके बनावट में निहित है, वो ये कि जब हम संस्कृति की शाश्वतता, उसकी अद्वितीयता की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं यह भी मान लेते हैं कि संस्कृति जो है वो एक दूर से देखी जाने वाली चीज़ है। यानी संस्कृति कहीं सुदूर अतीत में निहित है, उन परंपराओं में निहित है जो हमसे पिछली पीढ़ियां निर्वहन करती चली आ रही थी, और हम उस दूर अतीत की चीज़ों को एक खास दूरत्व के साथ देखें और उसका अनुपालन करें। जैसे संग्रहालयों में जब आप जाएं तो जो कीमती मूर्तियां रखी रहती हैं तो उस पर लिखा रहता है डू नॉट टच, इसे स्पर्श ना करें। तो ये जो स्पर्श ना करें, इसका अर्थ क्या है कि आप एक दूरी बनाए रखें, संस्कृति से निकटता का संबंध नहीं बल्कि दूरत्व का संबंध। और ये जो दूरत्व का संबंध है ये संस्कृति की पहुंच को भी सीमित करता है, इसकी लिमिटेशंस तय कर देता है। संस्कृति तक किसकी पहुंच है? संस्कृति तक सबकी पहुंच नहीं हो सकती। जो यूनिक है, जो अद्वितीय है और जो शाश्वत है और जो दूर भी है, हमसे एक डिस्टेंस पर खड़ा है,
उस तक सबकी पहुंच संभव नहीं है। यानी संस्कृति में जो पार्टिसिपेशन का सवाल है, भागीदारी का सवाल है, वो सबके लिए बराबर दूरी से तय नहीं होता। हर एक समाज के हर एक अलग अलग तरह के वर्ग और समुदाय के लिए अलग अलग तरह से तय होता है, और इसीलिए उसमें एक दूरत्व का बोध होता है। वो सहज सुलभ नहीं है। जैसे क्लासिकल जो है वो उसका आस्वादन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जो शास्त्रीय संगीत है, नृत्य है, या शास्त्रीय साहित्य है, इसका आस्वादन करने के लिए विशेष आपके पास दृष्टिकोण होना चाहिए, विशेष तरह का आपका अभ्यास होना चाहिए, और विशेष तरह का आपका आस्वाद होना चाहिए। आपकी अभिरुचि भी विशिष्ट होनी चाहिए। सरल और सामान्य अभिरुचि से आप क्लासिकल्स का आस्वादन नहीं कर सकते। तो संस्कृति की इस तरह की जो व्याख्या थी, इसमें एक चीज इसके पूरे बहस के अंदर शामिल थी कि संस्कृति जो है वो अपने पारंपरिक और शाश्वत रूप में कह सकते हैं कि अभिजात्य या उच्च वर्गों के आस्वाद और उसके संरक्षण की चीज है, ना कि सामान्य लोगों तक उसकी पहुंच और जनसुलभता की चीज। तो ऐसे में संस्कृति की व्याख्या के संदर्भ में पाश्चात्य जितने भी थिंकर हुए, उन लोगों ने संस्कृति को दो खानों में रखकर बांटा, उच्च संस्कृति और निम्न संस्कृति, हाई कल्चर एंड लो कल्चर। ये हाई कल्चर और लो कल्चर की डिबेट हम इस पर बात करें और आगे बढ़े, उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संस्कृति और कल्चरल स्टडीज के तमाम पक्षों को खोलने के लिए भारत के संदर्भ में भी बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे व्यक्तियों ने इस पर काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है भारतीय संदर्भ में संस्कृति की विवेचना का, कि वह किसी भी तरह से आज के जो परिवेश में संस्कृति को नियंत्रित करने वाली जो नई चीज़ें हैं, जो जनमाध्यम है, मास मीडिया जिसे हम कहते हैं, उसको किसी भी तरह से कंसिडर नहीं करते। वो संस्कृति के संबंध में संस्कृति क्या है और संस्कृति की ऐतिहासिकता में प्रवेश तो करते हैं कि और ज़्यादातर ये प्रवेश जिस रूप में हुआ है वो इतिहास के प्रश्नों को सुलझाने की दिशा में हुआ है। मसलन हिंदी में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप अंग्रेजी वालों को भी जानना चाहिए और हिंदी वाले तो जानते ही हैं, मराठी भाषाभाषी भी यहाँ पर है शिक्षक, तो मुझे नहीं पता आपको हिंदी हमारी समझ में आ रही है या नहीं। मैं हिंदी में ही बोलूँगी क्योंकि मैं इसी भाषा में सहज हूँ। अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है और मेरी व्याख्यान की भाषा भी अंग्रेजी नहीं हो सकती। मजबूरी हो तो अलग बात है, जहाँ सहजता की बात हो तो मैं हिंदी में ही बोलूँ। तो हम बात कर रहे थे कि हिंदी का जो रेफरेंस है, अगर उसमें हम रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, संस्कृति के 4 अध्याय, भगवत चरण उपाध्याय संस्कृति क्या है, और 19th सेंचुरी का पूरा डिबेट जो कल्चर को डिफाइन करता है, 19वीं सदी का नवजागरण का पूरा डिबेट जो संस्कृति के विभिन्न रूपों पर है, संस्कृति के ऐतिहासिक पक्ष पर है, संस्कृति के जीवन में समायोजन पर है, और विशेष तौर पर जो स्त्रियों का जीवन है उसके संदर्भ में संस्कृति की व्याख्या करता है। लेकिन मुश्किल क्या है कि जिस तरह से कल्चरल स्टडीज के क्षेत्र में संस्कृति के नवीनतम रूपों को शामिल किया गया और उसमें भी मास मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण तौर पर रेखांकित किया गया, ये पक्ष भारतीय संस्कृति के विमर्शकारों से छूट जाता है। और इसी अर्थ में भारतीय संदर्भ में जो कल्चर की डिबेट है वो कल्चरल स्टडी नहीं है। मुक्तिबोध आधुनिक समय में प्रयास करते हैं और वो जो पोस्ट वॉर पीरियड है या जिसे हम शीत युद्ध का समय कहते हैं, उसकी व्याख्या करते हुए कल्चर की बहस को वो परिवार तक ले आते हैं। यानी वो ये कहते हैं, मुक्तिबोध एक बड़ा नाम है हिंदी आलोचना के क्षेत्र में, और वास्तव में जितने विवेक सम्मत और तार्किक आलोचना मुक्तिबोध ने की है हिंदी में, वह दूसरा कोई नहीं कर पाया है। तो मुक्तिबोध बहुत लंबी दूर तक
कल्चर की बहस को खींच कर लाते हैं, और यहाँ तक वो पहुँच जाते हैं कि कल्चर की अगर बहस करनी है तो आपको परिवार तक आना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पिछले 20 सालों में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुआ। उन्होंने रेखांकित किया कि पिछले 20 सालों में 2 महत्वपूर्ण घटना घटी। संयुक्त परिवार का विघटन हुआ, और संयुक्त परिवार के विघटन के साथ साथ जो एकल परिवार आया, उसके तहत जो परिवार व्यवस्था का की बुनावट थी, उसमें स्त्री पुरुष संबंधों की अनदेखी की गई। यहाँ तक वो आते हैं, परिवार की व्याख्या तक, परिवार के स्ट्रक्चर पर बहस तक मुक्तिबोध आते हैं, लेकिन परिवार के अंदर जो चीज़ कल्चर के फॉर्मेशन को प्रभावित कर रही है उसकी चर्चा नहीं करते। और इसी अर्थ में हिंदी की जो संस्कृति की विमर्श पद्धति है, वह समकालीन होते हुए भी ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य जगहों की, यूरोप के अन्य देशों में बहस, जो संस्कृति संबंधी बहस चल रही थी, उसके समकालीन होते हुए भी वह सांस्कृतिक अध्ययन का उस तरह से अगुवाई नहीं करता जैसे अंग्रेजी के ये तमाम सिद्धांतकार करते हैं, जिनकी चर्चा अभी मैं आपके सामने करूंगी। तो ये भूल नहीं करनी चाहिए कि हम कहें कि हमारे यहाँ संस्कृति की व्याख्या तो 19वीं शताब्दी से शुरू हो जाती है, तो हमारे यहाँ का कल्चरल स्टडीज तो और पीछे चला जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 1960 के बाद, यानी 20वीं शताब्दी के छठे दशक में संस्कृति संबंधी विमर्श को जिस तरह से बर्मिंघम सांस्कृतिक स्कूल में केंद्रित किया गया, और इसके पहले पैरोकार बने रिचर्ड होगार्ट। रिचर्ड होगार्ट ने बर्मिंघम पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडी यानी CCS की स्थापना की, और बर्मिंघम में इस सेंटर की स्थापना के साथ साथ वो प्रयासरत रहे कि और लोग उनके साथ जो महत्वपूर्ण रिसर्च कर सकते थे जुड़े, और इसी क्रम में उन्होंने रेमंड विलियम्स को अपनी तरफ खींचा। आप सब जानते हैं रेमंड विलियम्स मूलतः अंग्रेजी के क्रिटिक हैं, अंग्रेजी आलोचक हैं, न कि माध्यम के क्रिटिक हैं। मीडिया क्रिटिक उनको उस तरह से मानने के पहले वो लिटरेरी क्रिटिक के रूप में, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े क्रिटिक के रूप में अपनी स्थापना कर चुके थे। तो रेमंड विलियम्स को रिचर्ड होगार्ट अपने साथ लेकर आए, और इन लोगों ने संस्कृति के नए बनते रूपों को गंभीरता से और निकटता से देखना आरंभ किया। इनके सामने चैलेंज था कि संस्कृति की यह जो अभिजात्य व्याख्या है, जिसमें F.R. लेविस से लेकर तमाम अन्य लोग शामिल रहे, और इलियट ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो नई संस्कृति बन रही है ये निम्न कोटि की संस्कृति है, और संस्कृति में ये विभाजन रहता है कि एक उच्च संस्कृति होती है और दूसरी निम्न संस्कृति होती है, यानी हाई कल्चर होता है और लो कल्चर होता है। लेकिन इस धारणा को खारिज करते हुए बर्मिंघम सांस्कृतिक केंद्र के तमाम विद्वानों ने अपनी बात प्रमुखता से रखी कि संस्कृति दरअसल रोज बनती है, संस्कृति शाश्वत नहीं होती। संस्कृति विचार की लड़ाई का क्षेत्र है, संस्कृति जीवन शैली, आचार व्यवहार और आदतें हैं। संस्कृति में तमाम तरह के सत्ता संबंध और सत्ता से निकटता और सत्ता की राजनीति सब शामिल होते हैं। तो इस तरह से अगर हम संस्कृति की व्याख्या को देखें तो रेमंड विलियम्स और रिचर्ड होगार्ट ने संस्थापक के तौर पर कल्चरल स्टडीज में महत्वपूर्ण काम किया है। रिचर्ड होगार्ट ने यूजेस ऑफ लिटरेसी ये एक महत्वपूर्ण किताब लिखी, उसका नाम था यूजेस ऑफ लिटरेसी, और ये बहुत मोटी किताब है, आसानी से उपलब्ध है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। रिचर्ड होगार्ट ने इसमें मुख्यतः साक्षरता पर काम किया, यानी लिटरेसी कल्चर का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा है कि नहीं है, ये सवाल था। रेमंड विलियम्स ने रिचर्ड होगार्ट ने फोकस किया कि कल्चर की अगर हमें बात करनी है तो पहले शिक्षा की बात करनी होगी, और शिक्षा किस रूप में नीचे तक जा रही है, क्योंकि कल्चर जो है वो भी शिक्षा का ही एक प्रोजेक्ट है। तो ऐसे में हम लिटरेसी की जब बात करते हैं तो लिटरेसी के तमाम जो स्टेप्स हैं उसके भीतर जो विभिन्न तरह के चरण हैं उन सब की विस्तारित
जानकारी और उस पर बात करने की ज़रूरत है। और इसी अर्थ में उसने साक्षरता और शिक्षा को संस्कृति के साथ अभिन्न तौर पर जोड़कर देखा। इसके बाद आते हैं रेमंड विलियम्स। उन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण किताबें लिखी और उन किताबों में सबसे महत्वपूर्ण किताब थी द लॉन्ग रिवॉल्यूशन। और ये सारी किताबें 60 से लेकर 63-64 के बीच लिखी गई थी। रेमंड विलियम्स ने रिचर्ड होवर्ड की बात को और उनके रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए इस चीज पर ध्यान दिया कि दरअसल कोई भी समाज, ये मार्क्स की प्रसिद्ध उक्ति है कि कोई भी समाज वर्ग विभाजित है, वर्ग विभाजन के बिना दुनिया में कोई समाज नहीं है। और दुनिया का पहला वर्ग विभाजन अगर कहीं हुआ था तो वह स्त्री और पुरुष के बीच हुआ था, जिसको फेमिनिस्ट क्रिटिक उठाती है और जो मार्क्सवाद से प्रभावित है और मार्क्सवाद की इस पंक्ति को लेकर, एंगल्स की इस पंक्ति को लेकर वो आगे बहुत दूर तक जाती है विचार के क्षेत्र में। तो ये जो कोई भी समाज वर्ग विभाजित समाज है, तो वर्ग विभाजित समाज में कल्चर के एक रूप होने की बात हम नहीं कर सकते, यानी कल्चर की यूनिफॉर्मिटी की बात हम नहीं कर सकते। वहाँ पर कल्चर में विविधता होगी, उसमें वैविध्य होगा और असामंजस्यपूर्ण स्थितियां भी होंगी। कल्चर के अंतर्गत किसी को हाई या किसी को लो कहना भी गलत है, कारण कि कल्चर में इस तरह का विभेद नहीं होता कि कोई संस्कृति उच्च या अभिजात्य वर्ग की केवल उसी की होती है और कोई संस्कृति केवल निम्न और कमतर होकर केवल लोअर क्लास की या आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग की या सामाजिक आस्वाद के स्तर पर, चेतना के स्तर पर पिछड़े लोगों की होती है। ये जो फर्क रेमंड विलियम्स ने किया, इसमें एक बड़ा हिस्सा उसने किसान और मजदूरों पर फोकस किया। कल्चरल स्टडीज की अगर 2-3 महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट, जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, अगर नोट करना हो तो हमें जानना चाहिए कि कल्चरल स्टडी के अंदर पहली चीज जो इस पूरे स्कूल ने, बर्मिंघम सांस्कृतिक केंद्र और फ्रैंकफर्ट स्कूल और शिकागो स्कूल ने, इन लोगों ने जो स्टैब्लिश किया वो ये था कि दरअसल संस्कृति में किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कल्चर के भीतर अब तक आभिजात्य और आभिजात्य का पक्ष डिस्कस हो रहा था, अब पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ और कल्चर के अंदर वो रूप जो शाश्वत था, वो रूप जो यूनिक था, वो रूप जो अनटचेबल था, दूर से जिसको देखने की बात की जाती थी, वो सारा रूप ध्वस्त हुआ और रोज बनते हुए कल्चर की बात की गई, रोज बनती हुई संस्कृति की बात की गई। और ये जो रोज बनती हुई संस्कृति है, जिसका उपभोग अभिजात्य नहीं कर रहा, लेकिन निम्न तबके का व्यक्ति जोर जोर से बजते हुए ड्रम पर भी आनंद ले रहा है, वह भी संस्कृति का हिस्सा है। और ये बताने के बाद रेमंड विलियम्स हो या रिचर्ड होवर्ड हो या परवर्ती स्टुअर्ट हॉल हो या फिर और आगे चलकर हम अरमान मितलार्ड और मार्शल मैक्लुहान की बात करें या हेबरमास या होर्खिमर की बात करें, अडोर्नो की बात करें, कुछ ने मास कल्चर के कुछ रूप को एप्रिशिएट किया, कुछ ने मास कल्चर के कुछ रूप को एप्रिशिएट नहीं किया, उसकी निंदा आलोचना की। लेकिन मास कल्चर की व्याख्या और मास कल्चर के विभिन्न पक्षों पर बातचीत करने का श्रेय इस कल्चरल स्टडीज के पूरे स्कूल को जाता है। तो ऐसे में जब रेमंड विलियम्स ये कहते हैं कि कोई संस्कृति अभिजात्य या निम्न नहीं होती, दरअसल एक समय में किसी समाज में एक से अधिक संस्कृतियां प्रभावी होती हैं, काम कर रही होती हैं। कुछ अंडर करेंट के तौर पर होती है, कुछ मुख्य धारा की होती है। और मुख्य धारा की संस्कृति क्यों मुख्य धारा की होती है, इसे समझने में ग्रामशी हमें मदद करता है, जो हेजेमोनी की अवधारणा को पेश करता है। ग्रामशी कहता है कि क्यों कोई चीज हेजेमोनिकल फॉर्म में दबदबा बना लेती है और कोई चीज पीछे रह जाती है, उसका सामाजिक संरचना और शक्ति के बंटवारे, सत्ता के बंटवारे से गहरा संबंध है। तो ये रेमंड विलियम्स की यह स्थापना कि कल्चर के फॉर्मेशन में केवल अभिजात्य तबकों का ही हाथ नहीं होता, बल्कि उन लोगों की भी भूमिका होती है जो निम्न श्रेणी के किसान या मजदूर हैं। दरअसल इन विचारकों का अपना अनुभव
किसान और मजदूरों के बिल्कुल निकट का रहा था। रेमंड विलियम्स का जन्म ही मजदूर इलाके में हुआ था, ब्रिटेन के मजदूर इलाके में हुआ था, और मजदूर इलाके में अपने चाचा के साथ ये लंबे समय तक रहे, पढ़ाई लिखाई की, और बाद में वहाँ से ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड गए, और जो मुक्त शिक्षा विश्वविद्यालय है वहाँ प्रोफेसर बने। तो ये सब बाद की बात है, लेकिन बचपन का एक बड़ा समय उन्होंने मजदूरों के बीच बिताया था, और मजदूरों के बीच बिताने के कारण उनको ये पता था कि मजदूरों के जीवन के तनाव के क्षण कैसे होते हैं, किस तरह की वर्क कंडीशन होती है जिसमें उनको काम करना पड़ता है, और किस तरह के उनके लिए पूंजीपति वर्ग श्रम और अवकाश के क्षणों का निर्माण करता है। यानी आपने देखा कि मजदूर आंदोलनों के प्रभाव के कारण काम के घंटे तय हुए, बोनस का प्रतिशत तय हुआ। आज इन बातों पे कोई चर्चा नहीं है। प्राइवेट कंपनीज में बोनस तो भूल जाइए, बोनस होता भी है या नहीं मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हम शिक्षकों को भी ये नहीं मिलता, लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको सरकारी दफ्तरों में उनकी साल में एक बार उनको कुछ उनकी पगार के अनुसार कुछ प्रतिशत दिया जाता है। लेकिन मजदूरों ने ये सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई से संभव नहीं हुआ, ये मजदूरों की लड़ाई से संभव हुआ, उन मजदूरों की लड़ाई से संभव हुआ जो मिलों में काम करते थे। मिलों में काम करने के घंटे जब मिल स्थापित हुए थे तभी तय नहीं हो गए थे, लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद मिलों में काम करने के घंटे तय हुए, और काम के घंटे तय होने का अर्थ यानी 8 घंटा आप काम करेंगे, तो ये बताया गया कि 24 घंटे में आप केवल 8 घंटे काम करते हैं और बाकी के घंटे आराम करते हैं, या आपके निजी जीवन के लिए वो बाकी का घंटा है। रेमंड विलियम्स कहता है कि ये जो काम और फुर्सत के क्षणों का डिवीजन है, बंटवारा है, ये दरअसल जो आराम का क्षण है या अवकाश का क्षण है, कहा जाता है कि इसी क्षण में हम कल्चर का उपभोग करते हैं या कल्चर से जुड़ते हैं। एक काम की संस्कृति है और दूसरी आराम की संस्कृति है। आराम की संस्कृति में हम कल्चर के फॉर्मेशन में अपना योगदान देते हैं और उसके साथ एक लगाव महसूस करते हैं और आनंद का उपभोग करते हैं। यानी आराम के क्षण में ही आप सिनेमा देखते हैं, आराम के क्षण में ही आप लोकगीत गाते हैं, आराम के क्षण में ही आप कोरस में नृत्य करते हैं या भगवान का भजन करते हैं। जो कुछ करते हैं अपने निजी संतुष्टि और आनंद के लिए, जो कुछ आप करते हैं वो 8 घंटे के बाहर का समय है। और ये जो काम और अवकाश के क्षणों की डेफिनेशन थी, जिसने वर्क और लेजर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, इसने लेजर पीरियड को जिस तरह से डिफाइन किया, उससे ये पता चलता है कि पूंजीपति वर्ग आपसे जितना काम ले रहा है, मजदूरों से या कमेरे वर्ग से जितना काम ले रहा है, वो तो मामूली है, 24 घंटे का एक हिस्सा मात्र है, बाकी सारे हिस्से तो आपको आपकी तरह जीने के लिए दे दिए गए हैं। लेकिन सच्चाई, रेमंड विलियम्स कहता है कि ये नहीं है। जब आप गंभीरता से देखेंगे तो सच्चाई कुछ और ही नजर आएगी। कारण कि जो अवकाश का क्षण है, दरअसल होता क्या है, अवकाश के क्षण में आप कभी सोचिए, सैटरडे संडे आप क्या करते हैं? आप शिक्षक हैं, मजदूर नहीं हैं, लेकिन कलम के मजदूर, प्रेमचंद ने स्वयं को कहा था कि वो कलम का मजदूर हैं और रोज जब तक लिख नहीं लेते वो खाना ग्रहण नहीं करते, भोजन उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे मजदूर को काम किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए, वैसे ही लेखक को या बुद्धिजीवी को भी अपना काम किए बिना भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो आप भी कलम के मजदूर हैं। आप क्या करते हैं शनि रविवार को? अगले हफ्ते की तैयारी करते हैं, मंडे की क्लास की तैयारी करते हैं, सप्ताह भर के अपने कपड़े तैयार करते हैं, बीच बीच में आपके जो छोटे मोटे असाइनमेंट्स हैं उसके लिए पढ़ाई करते हैं, कुछ और मतलब वो घंटे जो आपके शुद्ध आराम के घंटे हैं, दरअसल आगामी हफ्ते के लिए वो काम की तैयारी के घंटे होते हैं, ना कि आराम के घंटे होते हैं। तो रेमंड विलियम्स कहता है कि लेजर की ये जो परिभाषा है जो पूंजीपति वर्ग ने दी है, ये गलत है। दरअसल अवकाश के क्षण में भी हम परवर्ती दिन के काम की तैयारी कर रहे होते हैं। यानी जो आप 2 घंटे की नींद भी ले रहे होते हैं, मजदूर के संदर्भ में जिसने हाड़ तोड़ सूता कल पर और दूसरे तरह के कलों कारखानों में काम कर रहा है, जो कोयले की भट्टी में काम कर रहा है, हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा है, वो शायद किताब आपकी तरह गंभीर किताब नहीं पढ़ रहा होगा, लेकिन अपने उस
आनंद के क्षण में या उस लेजर पीरियड में वो हल्का फुल्का साहित्य पढ़ता है, लुगदी साहित्य या पल्प लिटरेचर जिसे आप कहते हैं वो पढ़ता है। ठीक है, तो ये जो पल्प लिटरेचर का पढ़ना है या इस तरह के आनंद के रूपों की खोज है, जिसमें वो अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो चैता, बिरहा, कजली या फाग या अन्य तरह के गीत, राजस्थान में कालबेलिया और महाराष्ट्र में भी बहुत चाचर और दूसरे गीत मशहूर हैं। तो इस तरह के गीतों में जो भाग लेता है, सामुदायिक आनंद में वो जो लिप्त होता है, तो वो करता क्या है, उस पूरे थकान को उतारने के लिए एक तैयारी करता है जिसमें वो एकदम चूर था, जिसमें उसको बिल्कुल निचोड़ लिया गया है, और उस तैयारी के बाद, उस आनंद को ग्रहण करने के बाद उसका शरीर फिर से काम के लिए तैयार होता है, न कि अवकाश के क्षणों का वो इस्तेमाल असल में वो किस लिए कर रहा है, फिर से आगामी काल के काम की तैयारी के लिए। तो रेमंड विलियम्स कहता है कि इस तरह की व्याख्या जो पूंजीपति वर्ग करता है अवकाश और काम के क्षणों का, वो दरअसल सटीक उसकी व्याख्या नहीं है। और दूसरी चीज कि अवकाश के क्षणों में आनंद के जो तमाम रूप हैं वो कला से जुड़े हुए हैं। कोई चित्र बनाता है, कोई सामूहिक गायन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई भगवत भजन करता है, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, कोई ऐसे पटरी साहित्य पढ़ता है। तो ये सारी चीजें क्या है, कला का अभिजात्य रूप तो नहीं है, और ये कला के निम्न रूप हैं, ऐसा अभिजात्य कला के पोषक मानते हैं। लेकिन रेमंड विलियम्स कहता है कि दरअसल ये कला के निम्न रूप नहीं है, ये अभिजन संस्कृति के बरक्स कामगर और श्रमिक वर्ग के लोगों की संस्कृति है, और संस्कृति की उनकी अपनी परिभाषा है ये। और एक समय में यानी अभिजात्य वर्ग की भी संस्कृति मौजूद है और कामगर वर्ग की भी संस्कृति मौजूद है, और जो ये संभव है कि कोई एक संस्कृति मुख्य धारा की संस्कृति हो, लेकिन ये कभी संभव नहीं है कि मुख्य धारा की संस्कृति ही एकमात्र संस्कृति हो और तमाम जो उप संस्कृतियां हैं जिसे हम सब कल्चर कहते हैं वो गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक, इसी संदर्भ में एक चीज और भी है कि जब हम माध्यमों की चर्चा करते हैं, आज 60 के बाद टेलीविजन आ गया था, जिस समय कल्चरल स्टडीज की बहस चल रही थी, प्रिंट मीडिया और टेलीविजन के साथ साथ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ साथ युद्धोत्तर दुनिया में इंटरनेट की धमक की शुरुआत भी हो चुकी थी। यानी इंटरनेट आने वाला है, एक ऐसा तंत्र विकसित हो गया है जो अब हमारे कम्युनिकेशन को बिल्कुल बदल देगा, हमारे संचार की आदतों को बदल देगा। ये चीज अब समझ में आ रही थी। यहाँ जब तक मार्शल मैकलुहान लिख रहे थे तब तक अच्छी तरह से ये पता चल चुका था कि कंप्यूटर के साथ साथ जुड़कर जो इंटरनेट आएगा वह दुनिया में बहुत सारी चीजों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। इंटरनेट का प्रयोग सार्वजनिक रूप में तब तक इतना प्रचलित नहीं हुआ था, लेकिन ये जानकारी मौजूद थी। तो इसका एक बड़ा फर्क हम देखते हैं कि मास मीडिया नए तरह का परिवेश बनाता है। कल्चर क्या है? परिवेश का निर्माण ही तो है। उस परिवेश का निर्माण जिसमें आपके सामाजिक संबंध शामिल है, जिसमें आपका आचरण शामिल है, जिसमें आपके हैबिट्स शामिल हैं, जिसमें आपका सार्वजनिक स्पेस शामिल है। आप कल्चर को कहाँ एक्सप्लोर करते हैं, आप कल्चर्ड हैं या नहीं, आप सुसंस्कृत हैं या नहीं, ये कैसे जाहिर होता है? ये घर के अंदर जाहिर नहीं होता। घर के अंदर के संबंधों की पर्देदारी अभी भी फ्यूडल मानसिकता से हम सब करते हैं। घर में हमारा चेहरा क्या है? मुक्तिबोध की यही तो चिंता है कि घर में प्रगतिशील आंदोलन या अंग्रेजी में आप सब जानते हैं प्रोग्रेसिव लिटरेरी मूवमेंट क्यों असफल हुआ भारत में? क्योंकि बाहर तो हम बदलाव और क्रांति की बात करते हैं, लेकिन घर में जहां से बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, वो चीज तो थी नहीं। घर में तो हमने संबंधों को बदला नहीं। जो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के मुक्त वातावरण की बात हम बाहर कर रहे हैं, वह स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति और संरक्षण से मुक्ति घर के अंदर तो हम दे नहीं रहे। तो वह व्यक्ति जो बाहर जाकर परिवर्तन और स्वतंत्रता की बात करता है, घर के भीतर बंधन और संरक्षण को स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए ये जो आंदोलन है
उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मुक्तिबोध की नजरों में यही थी। तो जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर के एक्सप्लोरेशन का क्षेत्र परिवार है, लेकिन परिवार की पृष्ठभूमि में रखकर बात अमूमन कल्चर की नहीं की जाती। जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं, बसों में चल रहे होते हैं, तब आप अगर कुछ दुर्व्यवहार या अपशब्द किसी को कहें तो आपको अचानक सुनने को मिलेगा। उसे कल्चर का डेफिनेशन पता है या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन वो अचानक कहेंगे कितने असभ्य हैं, कितने असंस्कृत हैं, है ना। तो ये जो समझ है कि कल्चर को हम कहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, कल्चर का प्रदर्शन हम कहाँ करते हैं, सार्वजनिक जीवन में करते हैं। और सार्वजनिक जीवन की बात हैबरमास कहता है कि सार्वजनिक जीवन में कल्चर के निर्माण में राजनीतिक और वैचारिक जो समझ है, राजनीतिक व्यवस्था और उसकी आइडियोलॉजिकल जो उसकी व्याख्या, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हैबरमास से और उसके सिद्धांतों से आप सब परिचित होंगे। कल्चर की व्याख्या के संदर्भ में हैबरमास ने इस पब्लिक स्पेस की बात की, और पब्लिक स्पेस के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो कल्चर में उन तमाम लोगों के एब्सेंस को भी महसूस करते हैं जो पब्लिक स्पेस से गायब हैं। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, बहुत सारे ऐसे जातियां हैं, समुदाय हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों में दिखाई नहीं देती। इसका मतलब वो हैं भी नहीं, ऐसा नहीं, वो हैं लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में उनकी एब्सेंस है। तो इस एब्सेंस को खोजना, इस एब्सेंस को हाईलाइट करना और इस एब्सेंस को सत्ता संबंधों के नजरिए से खोलना दरअसल कल्चरल स्टडीज का ही हिस्सा है। और इसी अर्थ में आगे चलकर हमारे सामने अरमान मेटलार्ड आते हैं अपने विचारों अरमान मेटलार्ड आते हैं अपने विचारों को लेकर। और अरमान मेटलार्ड की कई किताबें और कई राइटिंग्स हैं जो कोल्ड वॉर और युद्धोत्तर यूरोप के संदर्भ में लिखी गई है। मेटलार्ड की 2 पुस्तकों का अनुवाद तो मैंने किया है जो ग्रंथ शिल्पी से प्रकाशित है। एक पुस्तक है सूचना समाज और एक पुस्तक है जनमाध्यम की वैचारिकी और अरमान मेटलार्ड। दो किताबें हिंदी में उपलब्ध है, मैंने उसका अनुवाद किया है। अगर आपकी रुचि हो तो आप उसे देख सकते हैं। मेटलार्ड जिस तरह से संस्कृति की व्याख्या करते समय सांस्कृतिक निर्धारणवाद की बात करते हैं, यानी संस्कृति के संबंध में निर्धारणवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं। यानी कोई चीज इतनी विराट, इतनी व्यापक और इतना विस्तृत दिख रही है और ऐसी शाश्वत नजर आती है कि आपको ये सवाल उठाते हुए डर लगता है कि क्या इसमें कभी बदलाव हो सकता है। हम अमूमन इस तरह के वाक्य कहते नजर आते हैं कि ऐसा ही चलता आया है, हम भारतीय ऐसे ही हैं, हम स्त्रियां ऐसे ही हैं, हम पुरुष ऐसे ही हैं, हमारे घरों में यही होता है और हमारे लिए तो ये आम बात है। तो इस तरह की जो बातचीत है, इसमें एक तरह से अपनी विवशता, अपनी निरीहता, अपनी विचारगी तो है ही कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही चला आता है। क्या करें, ये व्रत करना बड़ा खराब है, तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन माँ नहीं मानती, वो तो करेंगी ही। इसमें हम जो अपनी लाचारगी प्रकट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि माँ ने हमारी आज तक कोई बात नहीं मानी, वो मानती हैं, लेकिन हम प्रयास करने के पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं कि वो नहीं मानेगी। अमूमन जो स्त्रियां बहुत उत्साह के साथ बहुत सारे व्रत, उपवास, पूजा इत्यादि करती हैं, उम्र बीतने पर वयस्क मतलब वृद्धावस्था की तरफ जाने पर वो बहुत सारी चीजों को छोड़ती चलती है, क्योंकि वो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता, स्वमेव छूट जाता है, उसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लेकिन जब तक वो कर सकती हैं करेंगी, ये उनके दिल दिमाग में रहता है। अच्छा, इससे उनको रोकने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारे कहने से वो नहीं सुनेंगी। तो इसमें जो स्वीकारोक्ति है, ये एक तरह का निर्धारणवाद है। हमने मान लिया कि परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन जो है वो घटित होना संभव नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो इतना विराट है, उसका तंत्र इतना विराट है कि उसमें परिवर्तन घटित करना असंभव है।
तो अरमान मितलाक कहता है कि ये सच है कि अभी का जो सांस्कृतिक परिवेश है इसमें जन माध्यम बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी एक किताब आपकी दुनिया जितना प्रभावित करती है, एक फिल्म उससे कहीं ज़्यादा प्रभावित करने की ताकत रखता है और उसकी पहुंच भी किताब की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे में ये सच है कि जन माध्यम की जो पहुंच है, उसकी जो लोगों तक एक्सेस है, वो संस्कृति के पहले के पारंपरिक रूपों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। ठीक है, जन माध्यम के अंतर्गत आकर कोई व्यक्ति किसी का लिखा, किसी का बोला, किसी की कहानी, किसी का नृत्य, संगीत बहुत दूर तक पहुंचता है और उसके प्रभाव से बचना मुश्किल है क्योंकि वो आपके घर तक में घुसा हुआ है। अभी जैसे संस्कृति के संबंध में अगर हम देखें तो जो चीज़ पहले आपके जीवन शैली, आदतों, आचार व्यवहार को नियंत्रित कर रही थी, उसकी तुलना में जन माध्यमों के द्वारा आपके आचार व्यवहार और जीवन शैली, यहाँ तक कि खान पान की आदतें भी तेजी से बदली है। जितना असर एक नई फिल्म और उसके सज धज, उसके ड्रेस सेंस का या हीरो हीरोइन के हेयर कट का जितना असर आसानी से बिना कहे, कोई कैंपेन किए बिना, कोई नारा लगाए बिना आसानी से कपड़े बदल जाते हैं, आसानी से हेयर कट बदल जाता है, आसानी से मेकअप किट बदल जाता है, आसानी से बोलने और व्यवहार करने की आदतें बदल जाती है, जो कि बहुत मुश्किल होती है। आदत बदलना बेहद मुश्किल है, लेकिन फैशन के तहत आदत को, फैशन और हैबिट का जो संबंध है, फैशन के तहत आदत को आसानी से बदला जा सकता है। बहुत आसानी से हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं कि नहीं, अब तो हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें असंस्कृत समझा जाएगा, हमें पिछड़ा हुआ या बेवकूफ़ समझा जाएगा, तो हमें अपने वस्त्र बदल लेने चाहिए। भारत में बहुत सारी बातें होती हैं और खास करके स्त्रियों के कपड़ों को लेकर तो आए दिन फतवे जारी होते रहते हैं, आप ये ना पहने, वो ना करें। और कई राज्यों में तो बहुत उम्र तक, यानी कि ग्रेजुएशन तक ड्रेस कोड है लड़कियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो कई बार जब उनके साथ दुराचार होता है तो ये कहा जाता है कि उनके कपड़े बहुत उत्तेजक थे, इस वजह से दुराचार हुआ, जबकि ये तर्क सारे बोगस तर्क हैं। तो कपड़ों को लेकर जो इतना सेंसिटिव देश है भारत, उस देश में लड़कियों के कपड़े बड़ी आसानी से किसी आंदोलन के, किसी अध्यादेश के बिना बदल गए। लड़कियां बड़े आराम से जींस पैंट में और टॉप में और शॉर्ट्स में और दूसरे तरह के तमाम नए से नए फैशन में आपको स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दिखाई देती है। किसी ने नहीं कहा उनसे कि आप ये कपड़े बदल लें, लेकिन एक निम्न मध्य वर्ग की लड़की भी जींस पहनकर आती है और अपर क्लास तो पहनता ही है, बाकी लोग तो पहनते ही हैं। तो इसके लिए किसी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ माध्यम में उस वस्तु या कपड़े का आना भर ही। आपके घर के बाथरूम बदल गए, आपने कभी सोचा? आपके घर की संरचना बदल गई, आपने कभी सोचा? बाथरूम तो भारतीय घरों में अंदर नहीं होते थे, घर के बाहर बनवाए जाते थे। अभी आपके ड्राइंग रूम से सटा हुआ एक बाथरूम, सोने के कमरे से सटा हुआ दूसरा बाथरूम, किचन के ठीक सामने एक और बाथरूम जो गेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इतने सारे बाथरूम, पहले तो बाथरूम के नाम से ही परहेज होता था। इस संडास घर के अंदर, आप उस समय समाज की कल्पना कीजिए कि संडास घर के बाहर होता था। यानी संस्कृति और संस्कृति का जो पारंपरिक रूप था वो कैसे माध्यम संस्कृति से प्रभावित होकर बदल रहा है। आपके ड्राइंग रूम से लेकर, आपके बाथरूम से लेकर आपकी किचन तक इसका उदाहरण है। यही नहीं, बाथरूम इतना सुंदर होना चाहिए कि वहां पर बैठने का मन करे। कोई कल्पना कर सकता है बाथरूम बैठने की जगह है? कितनी देर। लेकिन आपको जो बढ़िया फिटिंग्स के एडवर्टीजमेंट आते हैं वो आपको उत्प्रेरित करते हैं कि आपका बाथरूम इतना सुंदर होना चाहिए, आपका ड्राइंग रूम इतना। जो स्त्री पुरुष संबंध बेडरूम का या बंद घरों का हिस्सा थे, वो ड्राइंग रूम में दिखाए जाते हैं नृत्य करते हुए, और कामुक नृत्य करते हुए कि उसकी टाइल्स ऐसी हो तो आपको प्यार करने की इच्छा होगी। यानी अब आप ड्राइंग रूम में ओपनली यू कैन मेक लव। ठीक, तो ये जो चेतना है जिसमें परिवर्तन आ रहा है, इस चेतना के लिए कोई किताब नहीं लिखी गई, इस चेतना के लिए आपको विज्ञापन दिखाया गया, इस चेतना के लिए आपको फिल्म दिखाई गई, आपको सीरियल्स दिखाए गए, और इस तरह से चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन अगर
ये जो मास मीडिया से निर्मित नई संस्कृति है, जिसे हम मास कल्चर कहते हैं, जो पूंजीवाद के औद्योगिकरण के कंधे पर चढ़ के हमारे पास तक आया, जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो उसे फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर से अलग करती है, उस पर मैं बाद में आऊंगी। फिलहाल मैं जिस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि ये जो मास कल्चर है, इसने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी आदतों को, हमारे व्यवहार की आदतों को, अभिवादन के तरीकों तक को, हम हेलो कहते हैं बिना हेलो का मीनिंग जाने, नमस्कार नहीं कहते फोन पर। क्यों नहीं कहते? कह सकते हैं ना, लेकिन नहीं कहते। आप मथुरा या दूसरे धार्मिक शहरों में चले जाइए, वहां हेलो कोई नहीं जानता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना, सीताराम, इस तरह के अभिवादन के रूप हैं। लेकिन जब हम फोन पे बात करते हैं तो कोई नहीं कहता राधे राधे, वहां तो हेलो ही कहते हैं। राधे राधे यानी पिछली पीढ़ी के लोग हैं जो राधे राधे कह रहे हैं, आधुनिक पीढ़ी राधे राधे नहीं कहती। तो ये जो अभिवादन के तरीके भी बदल गए, यानी बदलाव की ताकत तो है इसमें। मास कल्चर के रूप आपको आमूल चूल बदल सकते हैं। तो क्या ये क्रांति के वाहक भी हैं? क्या बदलाव जिसे हम कह सकते हैं जो समाज में बुनियादी परिवर्तन ले आए, ऐसे बदलाव के वाहक भी हैं? हम मान लें कि ये चेतना जो बदल रही है, ये हमें नए किस्म की जागरूकता से भी परिचय कराती है? ऐसा नहीं है। मास मीडिया बदलता है, लेकिन वो बदलता कैसे है? वो कल्चर के जिन रूपों पर एम्फेसाइज करता है, जोर देता है, वो रूप दरअसल कल्चर के अंदर जो स्टीरियोटाइप है उसी को प्रमोट करता है। वो बदलता है केवल ऊपरी ढांचा जो पूंजीवाद के बाजार के सहमेल में हो, लेकिन जो संस्कृति की अंतर वस्तु है, जहां बदलाव सामाजिक परिवर्तन को संभव बना सकती है, उस तरह के बदलाव को मास मीडिया एड्रेस नहीं करता। ये जो मास कल्चर है, ये उस तरह के बदलाव को एड्रेस नहीं करती। कारण मास कल्चर के अपने डेफिनेशन और इसकी विशेषताओं में निहित है। इसकी चर्चा मैं लास्ट सेगमेंट में करूंगी। फिलहाल जिस बात पे मेरा जोर है वो ये है कि दरअसल ये जो जन संस्कृति है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के गर्भ से पैदा हुई, यानी मास प्रोडक्शन नहीं होता, मास कल्चर नहीं होता। मास प्रोडक्शन के साथ ही मास कल्चर आया। अगर हम बड़े पैमाने का उत्पादन नहीं करेंगे तो बड़े पैमाने के सांस्कृतिक उपभोग की वस्तुओं को तैयार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो ये जो जाहिर है, जब हम बड़े पैमाने का उत्पादन कर रहे हैं तो हम दावा क्या कर रहे हैं कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी हुई है, लोगों के पास आराम के क्षण बहुत है, लोगों के पास आनंद के अवसर बहुत है, तो हम उनको तरह तरह की विविधता में चीजों को उपलब्ध करवाते हैं, ताकि आपकी जैसी रुचि, जितनी इच्छा और जो आपकी औकात, उसके हिसाब से आप आनंद के उपकरणों का इस्तेमाल कीजिए और संस्कृति के उपभोग में शामिल हुई। अब संस्कृति जो है कंजम्पशन का हिस्सा थी, संस्कृति के तमाम रूप कंजम्पशन का हिस्सा है। तो ऐसे में जो चीज निकल कर आई वो क्या थी कि आपके अंदर ये फीलिंग पैदा हुई कि हम नियंता हैं, हम चीजों को तय कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बेचारगी, जिसकी मैथलाट के संदर्भ में मैं बात कर रही थी, कि बेचारगी किस मायने में कि पूंजीवाद का जो रूप है, उसका जो तौर तरीका है, उसकी जो संरचनाएं हैं, जैसे मॉल कल्चर। आपने एक फिल्म आई थी आजा नचले, देखा होगा, माधुरी दीक्षित की कमबैक फिल्म थी आजा नचले। अगर आपने उसे देखा है तो आप जानते होंगे कि वो फिल्म दरअसल थी क्या? वो एक कल्चरल रेजिस्टेंस का प्रतीक थी। हालांकि वो मास कल्चर का हिस्सा बन के आ रही थी। मास कल्चर में यानी सिनेमा के जरिए जो कंटेंट आपको दिया जा रहा था सिनेमा के अंतर्वस्तु के रूप में, वो कंटेंट क्या था, लड़ाई क्या थी? माधुरी दीक्षित किस चीज के लिए संघर्ष करती? एक थिएटर को बचाने के लिए। गांव में एक थिएटर है, सालमली एक गांव है, उस थिएटर को बचाने के लिए संघर्ष करती है। और उसकी लड़ाई किससे है? उस गांव के जमींदार से है, जो अब पूंजीपति, यानी जिसका सामंती आधार है, बैकग्राउंड जिसका फ्यूडल है, लेकिन अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, वो मॉल बनाना चाहता है वहां। और इस तरह से पूरा गांव एकजुट होता है और एक सामुदायिक मतलब कम्युनिटी रेजिस्टेंस पैदा होती है, और सारे मिलकर मेहनत करके अंततः पूंजीवाद को हरा देते हैं और मॉल नहीं बनता, वो थिएटर बच जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये हाइपोथेटिकल है। सच्चाई क्या है? आज मॉल को आप गिराकर थिएटर नहीं बना सकते। सारे सिंगल सिनेमा के पर्दे खत्म हो चुके हैं।
थिएटर और नाटक की जगह खत्म हो चुकी हैं, किताब की दुकानें उठ गई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ से मैं आती हूँ, बड़ी अच्छी किताब की दुकान थी हमारी आर्ट्स फैकल्टी में ही, और हम सब बड़े खुश होते थे कि वहाँ जितनी पत्रिकाएं और नई से नई किताबों के पब्लिकेशन के टाइटल वहाँ आ जाते थे किसी भी भाषा में। लेकिन उसे हटा दिया गया और कोई रेजिस्टेंस नहीं। सबसे पढ़ी लिखी शिक्षित जमात वहाँ जाती है, हम शिक्षक और विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने वहाँ जाते हैं, और दिल्ली जो कि भारत का सिर है वहाँ हम बैठे, लेकिन वहाँ कोई विरोध नहीं। उसकी जगह पर एक कैफेटेरिया खोल दिया गया और कुछ जो कलात्मक वस्तुएं हैं उसको बेचने की एक दुकान खोल दी गई, किताब की दुकान हटा दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी जगह ढूंढता रहता है, उस जगह पर किताब की अच्छी दुकान नहीं है, आपको दरियागंज जाना पड़ता है। तो ये जो कल्चरल रेजिस्टेंस जहाँ से पैदा होगा, उन जगहों को एक एक करके नष्ट किया जा रहा है। और जिस आजा नचले फिल्म की मैंने आपसे चर्चा की कि उसमें मॉल को क्रॉस करके, उसको नेगेट करके जो चीज बनी वो पुराने कल्चर के रूप का बचाव या संरक्षण था, थिएटर का संरक्षण था। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है। अभी आप जिस तरह की बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस तरह से काम कर रही हैं, उसमें ये चीज बड़ा विजिबल है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल अपना सामान नहीं बेच रही, सामान के साथ साथ वो मल्टीनेशनल्स के कल्चर भी बेच रही है। और उस कल्चर में डिज्नीलैंड से लेकर मॉल कल्चर से लेकर, मॉल के साथ साथ मेट्रो कल्चर, मेट्रो जो आया बड़ा अच्छा लगता है कि लखनऊ में भी मेट्रो चल रहा है, दिल्ली में तो बहुत पहले से चल रहा है। कलकत्ता जो कि रेजिस्टेंस का प्रतीक स्टेट माना जाता है, वहाँ सबसे पहले मेट्रो चला। मॉल हालांकि बहुत बाद में आया, मैं कलकत्ते की हूँ इसलिए ऑथेंटिक कह सकती हूँ। तो कलकत्ता से लेकर जयपुर लखनऊ तक, शायद यहाँ भी प्रस्तावित है ना, आ गया, वाह बधाई आप लोगों को। तो ये जो मेट्रो कल्चर है ये भी दरअसल इसी कॉरपोरेट कल्चर का हिस्सा है। मैथलार्ड कहता है कि इस कल्चर को हम पीछे नहीं धकेल सकते, हमें आगे जाना होगा, लेकिन आगे गति नहीं है। कहाँ जाएं? मेट्रो को हम कह सकते हैं कि चलो बैलगाड़ी के युग में लौट जाएं? नहीं, संभव ही नहीं है। हम बेवकूफ नजर आएंगे या एबनॉर्मल नजर आएंगे। तो जो प्रगति की दिशा है, जो लोगों की सुविधाओं को मुहैया करा रहा है, उसके लिए हम नहीं कह सकते कि उसे छीन लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर क्या किया जाना चाहिए? जो एडवांसमेंट है सिविलाइजेशन का, कल्चर का, वो तो हो रहा है, और जो हो रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वह वन लीनियर है, उसमें सबकी भागीदारी, सबके रेजिस्टेंस, सबकी जरूरतों को एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो उस वन लीनियर कल्चरल एडवांसमेंट में हम क्या ये कह सकते हैं कि इसको हम पीछे ले जाएं, इसको पुनः मुश्को भवा वाली स्थिति में ले जाएं? ऐसा नहीं होगा। तो फिर हम मान लें कि हम ईश्वर की सत्ता की तरह ये जो विकास की सत्ता है, जो नई संस्कृति को जन्म दे रही है, इसके सामने हम लाचार हैं। मैथलार्ड कहता है कि नहीं, अपने को निहत्था या जो हो रहा है वैसा होने दो, ये मानना जरूरी नहीं है। आप इस बढ़ते हुए जो पहलकदमी है संस्कृति की और इसके जो अधुनातन रूप हैं, इसमें आप इंटरवेन कीजिए, दखल दीजिए और इसके अलग अलग रूपों की व्याख्या कीजिए। उसमें सवाल उठाइए कि ये पूंजी किसकी। राजनीतिक अर्थशास्त्र के जो सवाल हैं वो कल्चर के डिस्कोर्स में भी शामिल किए जाने चाहिए। जो चीज बन रही है उसके पीछे धन किसका? हम रीतिकाल, भक्तिकाल या आदिकाल पढ़ते हैं। मैं हिंदी लिटरेचर की तरफ जा रही हूँ, माफ कीजिएगा, मेरा वही एरिया है। तो हम आदिकाल या भक्तिकाल की कविताएं पढ़ते हैं, रीतिकाल तक चले आते हैं। भक्तिकाल को तो मान लेते हैं कि वहां कहा गया कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। लेकिन रीतिकाल में तो एक एक अशफी के दाम में ही कविता मिलती थी। राजा खुश होता था तो एक अशफी देता था। तो हम मान लेते हैं कि भक्ति और रीतिकाल में तो चलो इस तरह से चीजें निर्मित हुई, लेकिन आधुनिक काल में जिस तरह से चीजें बन रही हैं, क्या इसका कोई रेजिस्टेंस संभव है? मैथलार्ड कहता है कि संभव है, अगर हम इसके पीछे निहित पूंजी के सवालों को खड़ा करें। कौन प्रसारित कर रहा है? कोल्ड वार तक
टेलीविजन के संदर्भ में खास करके जो आलोचना डेवलप की गई, उसने ये सवाल कभी नहीं पूछा कि कौन, क्या, कैसे, कब। वह यहां से शुरू करती थी कि एक मैसेज होता है, एक उसका तंत्र होता है, टेक्नोलॉजी होती है, या एक चैनल या पाथ होता है, और एक रिसीवर होता है। यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो जाती थी। लेकिन मैसेज किसका होता है, मैसेज को निर्मित कौन कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है, और उसकी टाइमिंग क्या है, क्यों हम उस मैसेज को इसी वक्त खोल रहे हैं या उसको प्रसारित कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, इन सवालों को जैसे ही हम उठाते हैं तो हम कल्चर की उन गुत्थियों को भी सुलझाने में सक्षम होते हैं, जहां हम वास्तव में कल्चर के निर्माण में शामिल लोगों के वर्गीय आधारों की भी बात कर सकते हैं। हम उन लोगों को पहचान सकते हैं कि जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, दरअसल स्वयं उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी अपनी मशीनरी के अंदर उनको कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उनको कितनी अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उनको कितना फ्रीडम या लोकतांत्रिक परिवेश, जनतांत्रिक परिवेश मुहैया है। ये सवाल हम वहाँ आराम से खोलकर देख लेते हैं। तो जैसे मीडिया का जो ढांचा है, एक तो उसका बाहरी ढांचा है, दूसरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो उसका भीतरी ढांचा है ना। आंतरिक संगठन है, आंतरिक संगठन में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, जनतांत्रिकरण की प्रक्रिया बिल्कुल गायब है। बाहर हम इसी का सबसे ज्यादा हल्ला करते हैं। तो ये दिक्कतें तब हम समझ पाएंगे, इसकी गुत्थियां तब समझ पाएंगे जब हम इस संस्कृति में इंटरवेन करेंगे जो नई बनती हुई संस्कृति है, रोज बन रही है। और ये ऐसी संस्कृति नहीं है जो आपके घर में अखबार आया और आपने अखबार का रबर या गार्डर जिससे वो बंधा हुआ है नहीं खोला और आपने मान लिया कि आप इस संस्कृति से अप्रभावित हैं। आप अप्रभावित तब भी नहीं रहेंगी अगर आप अखबार नहीं पढ़ते। आप अप्रभावित तब भी नहीं रहेंगी जब आप टेलीविजन नहीं देखती। आज हिंदी के एक बड़े पत्रकार रवीश कुमार, एंकर पत्रकार, वो बार बार कहते हैं टेलीविजन बंद कर दीजिए, मत देखिए। इतना आसान है, टेलीविजन बंद कर दीजिए, मत देखिए, कुछ मत कीजिए, आप सब्सक्रिप्शन हटा दीजिए, क्यों 1000 रुपये महीना दे रहे हैं। लेकिन ये गारंटी करता है कि आप इससे प्रभावित नहीं होंगे, आप पर इसका असर नहीं होगा, कल्चरल जो चेंजेस है उसका असर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ देखने मात्र से कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि दर्शक की जो डेफिनेशन है वो भी ये नया मीडियम बदल रहा है। दर्शक अब आप वो दर्शक नहीं है जिसे हम सहृदय कहते थे, जिसे हम कहते थे कि जिसकी इंद्रियां दुरुस्त हो वही नाटक का आस्वाद ले सकता है। भरत मुनि ने यही कहा ना, सहृदय कौन है, रसिक कौन है, वह है जिसकी इंद्रियां दुरुस्त हो, यानी जो सचेत हो और जिसको काव्यास्वाद लेना आता हो, उसका एक अभ्यास हो कविता के आस्वाद का। तो दर्शक की ये डेफिनेशन भी बदल रही है। यानी एक हम पैसिव दर्शक की कामना नहीं कर रहे थे। डे वन से हमारे यहाँ दर्शक की जो अवधारणा थी वो एक्टिव थी, लेकिन इस मास मीडियम ने और इस नई संस्कृति ने दर्शक को पैसिव में बदला है। वो सोचता है कि हम रिमोट से चैनल बदल देंगे तो हम उससे अप्रभावित रहेंगे, हम उठकर किचन में चले जाएंगे तो हम पर असर नहीं होगा, हमने तो वो देखा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कल्चर के इस नई बनती हुई जो मास कल्चर के रूप हैं वो एक से अधिक रूपों में आप तक पहुंचते हैं। कोई एक चीज अस्तित्व में आती है तो उसके लिए पूरा बाजार उसकी सेवा में तैयार हो जाता है। एक कैरेक्टर अगर किसी फिल्म में सक्सेसफुल होता है तो उसके नाम से कपड़े, जूते, गहने, पता नहीं क्या क्या चीज, केक तक, जन्मदिन का केक भी जो आपका एक प्राइवेट फंक्शन है वह तक बदल जाता है, उसके पिक्चर्स बदल जाते हैं। बच्चे डिमांड करते हैं कि केक पर ये छवि चाहिए। तो ये जो है, ये अखबार पढ़ने, बच्चा कौन सा अखबार पढ़ता है? बच्चा तो अखबार नहीं पढ़ता, लेकिन कल्चर के इन तमाम रूपों से वह भी प्रभावित हो रहा है। अब मैं 3 कॉन्सेप्चुअल चीजों पर आऊंगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपसे की जानी चाहिए और आगे आने वाले बहुत सारे लेक्चर होंगे जिनमें ये बातें होंगी आपसे। मैं कॉन्सेप्चुअल 3 चीजों पर आपके सामने बात करना चाहती हूँ कि एक है फोक कल्चर, लोक कला, दूसरी मास कल्चर
और तीसरी पॉपुलर कल्चर। आपने देखा होगा हिंदी में आज से 10 साल पहले कुछ किताबें पॉपुलर कल्चर पर आई थी, और पॉपुलर कल्चर के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा नाम हमारे सामने आता है जिसने पॉपुलर कल्चर को डिफाइन किया था। ये नाम है स्टुअर्ट हॉल का। स्टुअर्ट हॉल ने मीडिया को और माध्यम की संस्कृति को और जो पारंपरिक तरीके की संस्कृति थी उसको डिफाइन करते हुए सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के साथ संस्कृति को परिभाषित करने की कोशिश की, और इसी अर्थ में उसने फोक कल्चर, पॉपुलर कल्चर और मास कल्चर की अवधारणा पेश की। स्टुअर्ट हॉल का जो परिवेश था वो रेमंड विलियम्स की तरह ही ये जमाइका में पैदा हुए थे। आपको पता है जमाइका एक बहुत पिछड़ा और नस्लवादी राजनीति का शिकार देश है। जमाइका में पैदा हुए थे और इनकी माँ का रंग गोरा था, लेकिन ये काले थे रंग से। तो इनकी माँ को लगता था कि वो उनके वंशज या उनका कोई अंग्रेज रहे होंगे, और इसी नस्लवादी परिवेश में स्टुअर्ट हॉल बड़े हुए। उनको कई तरह के बंधनों का भी आप और हम समझते हैं कि केवल भारत में ऐसे बंधन होते हैं, यूरोप के और अफ्रीका के देशों में भी ऐसे बंधन होते हैं। उनकी बहन जो काली थी, बहन शिक्षा ग्रहण करते हुए एक युवा मेडिकल स्टूडेंट की तरफ आकर्षित होती है, और वो भी काला था, लेकिन वो मेडिकल का विद्यार्थी था। बहन को उससे प्यार होता है, वो अपने घर में कहती है कि विवाह इनसे करना है, लेकिन माता पिता राजी नहीं होते, और इससे उनकी बहन को इतना सदमा लगता है कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। और सचमुच में ये चीज़ें पढ़कर हमें एक ऐसी संस्कृति और एक ऐसे समाज की जानकारी होती है जिसे हम बहुत अगड़ा और खुला हुआ मानते हैं। ये जो बंधन है इस तरह के जातिगत, नस्लगत, जेंडरगत, ये बंधन विभिन्न समाजों में रहे हैं। ये जेंडर के सवाल हमने नहीं उठाए, यूरोप से ही आया है। हमने तो स्त्री के सुख सुविधाओं के सवाल बार बार उठाए हैं, लेकिन उसको एक डेफिनेट टर्म में, जेंडर के टर्म में हमने नहीं परिभाषित किया। ये भी अंग्रेजी और यूरोपीय साहित्य से आया। तो जब तक अगर परिवेश वैसा नहीं हो, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश वैसा ना हो, इस तरह के सवाल भी पैदा नहीं हो सकते। तो यूरोप का मतलब हमारे लिए, पश्चिम का मतलब खुला। हमारी भारतीय सिनेमा में कल्चर को जिस तरह से डिफाइन किया गया है, मैं उसके लिए आपको मनोज कुमार की एक फिल्म थी पूरब पश्चिम, याद है? पूरब पश्चिम आप बहुत लोकप्रिय फिल्म है ना? उसके गाने भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, ठीक। उसमें सायरा बानो एक कैरेक्टर है और एक और कैरेक्टर है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ। वो जी नहीं, वहीदा नहीं, वो कोई कम लोकप्रिय सी अभिनेत्री है। तो जो भी हो, तो उस पूरब पश्चिम फिल्म में मनोज कुमार भारतीय युवक हैं, और भारतीय युवक होने का मतलब भारतीयता को जिस तरह से डिफाइन किया गया है, सच्चरित्र और मैं कहूँ थोड़ा सा खोलकर, तो सेक्सुअली जिसको हम आकर्षित नहीं कर सकते। सच्चरित्र का अर्थ क्या है? कैरेक्टर जब आप कहते हैं तो हम जिसे उस चलती भाषा में कहें तो लंगोट का पक्का, ठीक, और कैसा, बहुत ही संस्कारवान, अपनी भारतीयता को बहुत सम्मान और आदर देने वाले, और तमाम आधुनिक विचारों से लैस। इसका अर्थ ये नहीं कि वो पुरानपंथी हैं, आधुनिक विचारों से लैस पढ़ के आते हैं, और उनकी मित्रता वहाँ एक आधुनिक लड़की से होती है जो सायरा बानो है, जो कपड़े एकदम वेस्टर्न पहनती है, पाश्चात्य कपड़े पहनती है। उसकी तुलना में एक और लड़की है जो भारतीय साड़ी में है, उसकी वेशभूषा, मेकअप सब कुछ वैसा ही है। सायरा बानो को लगभग वैम्प की तरह चित्रित किया गया है, क्योंकि वो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से उसे प्रभावित दिखाना था। तो हमने पाश्चात्य की जो छवि बनाई वो ऐसी बनाई जो बहुत ही उन्मुक्त, सेक्सुअली ओपन, और एक तरह से ओपन का अर्थ है परवर्टेड भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और अगर पुंसवादी सोच में हम देखें, पैट्रियार्कल सोच में देखें, तो ओपन का अर्थ यहाँ पर मुक्त नहीं है। जब आप मुक्त कहते हैं दैट मीन्स परवर्टेड।
इतनी मुक्त की सहज ही अवेलेबल, जिसे आप इस तरह के नेगेटिव सेंस में आप मुक्त कहते हैं। तो सायरा बानो के कैरेक्टर को इस तरह से दिखाया गया, उनके कपड़े भी वैसे दिखाए गए, उनकी जो भूमिका थी उसको भी इसी रूप में पेश किया गया। और अंततः क्या होता है कि सायरा बानो मनोज कुमार के कैरेक्टर के आगे समर्पित हो जाते हैं, यानी उनको अपने को बदलना पड़ता है। और मनोज कुमार का जो भारतीय छवि वाले आदर्श युवक का चित्र है, उसके सामने एक तरह से वो जो आधुनिक उन्मुक्त पढ़ी लिखी विचार संपन्न डिसीजन लेने में सक्षम ऐसी महिला है, उसके सामने उसको निरस्त होना पड़ता है और वो अंततः मनोज कुमार के प्रेम में पड़ जाती है। तो ये जो हमने पाश्चात्य या पश्चिम की जो छवि बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि बहुत उन्मुक्त है, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। वहां भी बंधन है, वहां भी समस्याएं हैं, सामाजिक भेदभाव है और लैंगिक भेदभाव की स्थितियां हैं। तभी जमाइका के रहने वाले स्टुअर्ट हॉल की बहन को नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। तो स्टुअर्ट हॉल ने रिचर्ड होगर्ट के उसी संस्थान से अपने को जोड़ा। 1968 से लेकर 1979 तक ये बर्मिंघम सांस्कृतिक केंद्र के डायरेक्टर रहे और वहां रहकर इन्होंने महत्वपूर्ण काम किए। मीडिया के क्षेत्र में इनका सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो इनकोडिंग डिकोडिंग है। इन्होंने इनकोडिंग और डिकोडिंग की थियरी पेश की, यानी जो कुछ भी हम संप्रेषित करते हैं, संप्रेषण करने के पहले उसे इनकोड करते हैं। यानी टेक्निकल टर्म्स में आप चाहें तो इनकोडिंग और डिकोडिंग को केवल टेलीविजन और जन माध्यम के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं, लेकिन अगर उसे कल्चरल डायमेंशन के साथ समझना है तो हम कल्चर को कैसे इनकोड किया जाता है भाषा के अंदर और कैसे उसको संप्रसारित किया जाता है, उसको भी हम इनकोडिंग और डिकोडिंग थियरी से समझ सकते हैं। तो ये बहुत चर्चित, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ये निबंध इनका, इनकोडिंग डिकोडिंग का बहुत छोटा सा निबंध है। अगर आप इसे पढ़ें तो आपको बहुत सारी इसमें पेचीदगियां आसान होती नजर आएंगी। इनकोडिंग डिकोडिंग की थियरी के अलावा स्टुअर्ट हॉल ने संस्कृति के 3 रूपों की बात की, फोक कल्चर, पॉपुलर कल्चर और मास कल्चर। इन्होंने कहा कि दरअसल ये जो फोक कल्चर है इसकी विशेषता क्या है। फोक कल्चर की विशेषता होती है कि वो स्थानीय है, किसी स्थान से जुड़ा हुआ है। फोक कल्चर की और क्या विशेषता होती है? आपको पता है महाभारत किसने लिखा? किसने लिखा? ये तो हम सब ने पढ़ा है, महर्षि वेदव्यास। लेकिन आप ही सब और हम सब जो पुस्तकों में पढ़ते हैं उसमें बार बार आता है ना, कई लोगों ने लिखा। वेदव्यास के नाम से कई लोगों ने लिखा। तुलसीदास के रामायण में भी प्रक्षिप्त अंश मिल जाते हैं कि ये तुलसीदास का लिखा हुआ नहीं है, और लोगों ने लिखा। अच्छा, बहुत सारी ऐसी रचनाएं, वेद की ऋचाएं, वेद किसी एक व्यक्ति ने लिखा है। अलग अलग ऋचाओं की रचना अलग अलग लोगों ने की है ना। अलग अलग ऋचाएं अलग अलग लोगों के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ ऋषिकाएं भी रही, ऋषि भी रहे, और इस तरह से मिलकर एक कलेक्टिव लिटरेचर जो वेद है, महाभारत है, रामायण है, इस तरह का रचा गया। जातक कथाओं, इसके रचयिता कौन नहीं मालूम, अलग अलग लोग हैं, है ना, ऑथेंटिकली हम नहीं कह सकते। इसी तरह से हितोपदेश या पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उसको संकलन करने वाले का नाम तो पता है, विष्णु शर्मा, लेकिन वास्तव में हितोपदेश की वो कहानियां क्या उनके मानस की उपज थी या लोक की उपज थी, है ना। वो लोक कथाएं हैं जिसको उन्होंने जानवर और दूसरे लोगों के नाम से, सियार है तो एक शेर है, और नीति कथाओं को इस तरह से बच्चों के लिए संग्रहित किया। तो जो लोक कलाएं होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि वो स्थानीय होती है। अगर वो स्थानीय नहीं है तो वो लोक कला नहीं है। दूसरी उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वह गुमनाम होती है। उसमें लेखक कौन है, सर्जक कौन है, बनाने वाला कौन है, इसका जिक्र अहम नहीं होता। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स, आप बता सकते हैं कि किसने बनाया, लेकिन मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग आपको पता है कि मकबूल फिदा हुसैन ने ही बनाया, है ना। और मधुबनी पेंटिंग को बनाने वाली महिलाएं, किसी एक महिला, मतलब कलाकारों के नाम तो मिल जाएंगे, लेकिन पहले किसने बनाया, उसकी लाइनेज क्या है, वो आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से जो तमाम तरह के व्यंजन हैं, ये भी किसी एक महिला ने या किसी एक पुरुष ने बनाया होगा, किसने बनाया नहीं पता।
जो हमारे रोजमर्रा के उपभोग की चीजें हैं और स्थानीय चीज, व्यंजन स्थानीय है। ये बहुत बाद में हुआ और आज भी कुछ शहरों में चाउमीन और मोमोज नहीं मिलते, आज भी नहीं मिलते। भारत के कुछ शहरों में जो लोगों की खाने की आदत, जहाँ जलेबी कचौड़ी का नाश्ता है, वहाँ पर मोमोज और चाउमीन नहीं मिलते। लेकिन ये बहुत बाद में हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ये चीज़ें कल्चर का हिस्सा बनकर तमाम जगहों पर फैली। जो लोकलाइज्ड थी वो ग्लोबलाइज्ड हुई। लेकिन जो फोक कल्चर है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो स्थानीय है, और दूसरी बड़ी खासियत ये है कि वो वैयक्तिकता से रहित होती है। उसको बनाया किसने ये जानना मुश्किल काम है। और इसके साथ ही साथ जो फोक कल्चर की और विशेषता क्या है, कुछ और इतने सारे उदाहरण दिए, कुछ तो आप भी बताइए। फोक कल्चर में सामुदायिक बोध होता है। अब ये भी मैंने कहा, समुदाय मिलकर लिखता है। सामुदायिक बोध के बिना स्थानीय संस्कृति या जिसे हम लोक कला कहते हैं वो नहीं पैदा होती। उसमें वो समुदाय में ही इंजॉय भी की जाती है, अकेले में नहीं। फोक कल्चर का आनंद जैसे झूला का गीत है या होली के गीत हैं या देवता के गीत हैं या विवाह के गीत हैं, आप कब इसका आनंद लेती हैं? कैसेट में बजकर आनंद तो देता है, लेकिन वो आनंद आपको नहीं मिलता जब बहुत सारी स्त्रियां अपने असंगत स्वर में, बहुत ज्यादा लता मंगेशकर जैसी नहीं, असंगत स्वर में वो भजन कीर्तन गाती हैं। जब जागरण होता है, सुर ताल कहीं भी है लेकिन वो गा रही है, तो आनंद कहाँ आता है? समुदाय के अंदर, भीड़ में इकट्ठा होकर, समूह में। तो जो कम्युनिटी का बोध है वो फोक कल्चर की जान है। लेकिन पॉपुलर कल्चर ये फोक कल्चर से अपने विटामिन्स ग्रहण करता है, लेता है चीजें फोक कल्चर से। इसका आधार फोक कल्चर है, फोक कल्चर से दूरी नहीं रखता। लेकिन पॉपुलर कल्चर पर्सनल सिग्नेचर के बिना नहीं होता। इसमें पर्सनल सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉपुलर कल्चर है, जैसे उस्ताद आमिर खान का गाना या बड़े गुलाम अली की गजलें या ठुमरी दादरा, ये ठुमरी दादरा गजलें या कजरी, ये सब क्या है? फोक कल्चर का ही रूप है। लेकिन जब इसे बेगम अख्तर गाती हैं तो उनका सिग्नेचर स्टाइल होता है, फरीदा खानम गाती हैं तो उनका सिग्नेचर स्टाइल होता है, या बड़े बड़े गुलाम अली खान गाए, जैसे आपने वो जो कौन सी फिल्म है मुगले आजम, उसमें आपने देखा उसका इस्तेमाल किया गया है, तो उनका अपना सिग्नेचर स्टाइल है। भले वो मास कल्चर के अंदर उस गीत को रखा गया, लेकिन उन्होंने अपना सिग्नेचर स्टाइल नहीं छोड़ा। तो जो पॉपुलर कल्चर है उसमें व्यक्ति का अपना जो पर्सोनिफिकेशन है वो महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा उदाहरण चार्ली चैपलिन की फिल्में देखिए आप, एकदम रस्टिक लुक, गवई लुक, टखने तक ऊंचा पतलून और बेमेल की बेनाप की कोट और अजीब सी हिटलर स्टाइल मूछें, और ये सब के बावजूद वो जिस तरह से अपना सिग्नेचर उन फिल्मों में छोड़ता है वो सिर्फ चार्ली चैपलिन ही कर सकता है, कोई और नहीं। चार्ली चैपलिन की नकल भी संभव नहीं हुई। तो ये जो पॉपुलर कल्चर है ये फोक कल्चर से अपना आधार लेते हुए भी, सामग्री लेते हुए भी, अंतर्वस्तु लेते हुए भी उसे अपने तय डेवलप करता है और उसे एक व्यक्तित्व संपन्न रूप में पेश करता है, पर्सोनिफाइड ढंग से पेश करता है। मास कल्चर फिर से फोक कल्चर की तरफ लौटता है, लेकिन तमाम दुर्गुणों के साथ। मास कल्चर का आधार पर्सनल सिग्नेचर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनालिटी का लोप होता है। मास कल्चर मास कंजम्पशन के लिए है। तांत की साड़ी बंगाल की विशेषता थी, लेकिन आज तांत की साड़ी जयपुर में भी मिलेगी। यहाँ बांधनी ही नहीं मिलेगी, बांधनी के अलावा तमाम साड़ियाँ आपको मिल जाएगी। लेकिन तांत बंगाल और बांग्लादेश की विशेषता थी। कहते हैं कि अंग्रेजों को बड़ा आश्चर्य हुआ था, एक अंगूठी के अंदर से पूरी साड़ी निकाल ली। तो ये जो खासियत थी, जो लोकलाइज्ड कौशल था, स्किल था, ये खासियत अब एक जगह की नहीं है। अब इसके डुप्लीकेसी और इसकी जो बड़े पैमाने पर उत्पादन, कल कारखानों के जरिए उत्पादन ने इस चीज को हजारों की संख्या में, इसकी प्रतिकृतियां इतनी बनाई, फोटोकॉपीज,
इतनी बनाई कि अब वो एक जगह की विशेषता नहीं है। तो ऐसे में जो मास कल्चर है वो सबसे पहले जिस चीज का लोप करता है वो क्या है, वैयक्तिकता का, इंडिविजुअलिटी का। और वहां आप देखिए, आप हीरोइन को देखिए, फिल्मों की हीरोइंस को देखिए, या हीरो को ही देख लीजिए, ठीक, या टेलीविजन सीरियल की नायिकाओं को देखिए, ये सब देखने में, चलने में, सुंदरता में, कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा में अंतर क्या है। दोनों तो एक जैसी लगती है, मेकअप वैसा, मतलब कोई असुंदर है ही नहीं, सभी सुंदर है, सबकी आंखें बड़ी है, सबके होठ सुंदर है, सबके नाक नक्श बड़े खूबसूरत है। तो खूबसूरती का जो वैयक्तिक पैमाना हुआ करता था, जो उसकी डिस्टिंक्टिव विशेषताएं हुआ करती थी, वो तो गायब है। एक जैसा मेकअप, एक जैसा चाल ढाल, एक जैसा भाव विन्यास, एक जैसी व्यवहार और भाषा। आप भाषा में देखिए, हिंदी फिल्मों की भाषा आदर्श भाषा है मास कल्चर की। वहां अगर एक बिहार प्रदेश की स्त्री भी आती है तो वो हिंदी और भोजपुरी मिलाकर बोलती है, आप उसे नहीं समझे, ऐसा हो नहीं सकता। मराठी स्त्री भी आएगी तो मराठी और हिंदी ऐसी बोलेगी कि आपको ठीक ठीक हिंदी समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होगा कि आप फिल्म बीच में छोड़ के चले आए, कहे कि ये तो मराठी बोल रही थी, मराठी जो कैरेक्टर है वो मराठी बोल रही थी। हंसा वाडेकर के जीवनी पर जो फिल्म बनी है आपने देखा ही है, स्मिता पाटिल ने अभिनय किया, उसमें कहीं भी, समय हो जाए तो बता दीजिएगा। अच्छा, बस आखिरी, ये आखिरी पॉइंट ही है। तो इसमें भाषा एक आदर्श उदाहरण है, जो बाह्य प्रस्तुति है वो आदर्श उदाहरण है। कंटेंट कंटेंट को भी लोकलाइज से मुक्त कर दिया जाता है। स्थानीयता से जब तक मुक्त नहीं करेंगे वो मास कल्चर का हिस्सा नहीं बनेगा। आप उसको उसकी जगह से उठाइए, यानी चाउमीन केवल चाइना में ही नहीं खाया जाएगा, भारत में भी खाया जाएगा। इसी तरह से बंगाल की साड़ी केवल बंगाल में ही नहीं मिलेगी, अमेरिका के बोस्टन में भी मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है। तो जब तक उसको लोकल से मुक्त नहीं करेंगे, जब तक उसको व्यक्ति से मुक्त नहीं करेंगे और उसको सामान्य नहीं बनाएंगे, तब तक वो मास कंजम्पशन का हिस्सा नहीं बनेगा। और इसी अर्थ में अडोर्नो ने मास कल्चर की घोर घोर आलोचना की है। उसने कहा कि जब हालांकि अडोर्नो ने मास कल्चर की ताकत को भी पहचाना है। उसने कहा है कि मास कल्चर अपनी शक्ति कहाँ से पैदा करता है, अगर उसमें इतनी खामियां हैं, यानी जो कपड़ा मैं पहन के घूम रही हूँ, हो सकता है कि बाहर निकलने पर एक और स्त्री वैसा ही कपड़ा पहने मिल जाए, क्योंकि मिल के कपड़े हैं, कल कारखाने के कपड़े हैं, और थान एक ही नहीं बनती जो मैंने ही खरीद लिया या 10-5 लोगों ने खरीदा, वो हजारों लाखों लोगों ने खरीदा। तो एक जैसे कपड़े, अब रेडीमेड कपड़ों की दुकान किस बात पे चलती है, ब्रांडेड कपड़े किस बात पे चलते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी, आपकी देह यष्टि की भी, आपके आस्वाद की भी, आपकी कलर सिलेक्शन की भी एक यूनिफॉर्मिटी पर चलती है ना, कि आपको ये चीजें पसंद होगी, और वैसी चीजें एक नहीं असंख्य मात्रा में बना दी जाती है। तो मास कल्चर जो है वो अगर इतना कह सकते हैं कि उसमें अद्वितीयता बचती ही नहीं है, यूनिकनेस रहता ही नहीं है, तो फिर वो इतनी चल कैसे रही है, उसका उपभोग इतना कैसे हो रहा है। अडोर्नो कहता है कि वो ताकत अपनी कहाँ से प्राप्त करता है। अडोर्नो के अनुसार वो ताकत पैदा होती है उसके रिपीटेटिव नेचर से, बार बार दोहराव, और दोहराव के जरिए वो पुष्ट करता है कि यही सही है। जैसे आपको एक सीरियल का उदाहरण दूं, भाभी जी घर पर है, ज्यादातर लोग देखते हैं, है ना, हास्य और व्यंग और बहुत सारे स्टीरियोटाइप जो हमारी चेतना है उसको ये पुष्ट करता है। तो भाभी जी घर पर हैं में एक कैरेक्टर है, वो जो हवलदार का, वो कानपुर का है, हप्पू सिंह, हाँ वो कानपुर का है, वो कानपुरी हिंदी बोलता है, लेकिन वो कानपुरी हिंदी कैसी है आपको अच्छे से समझ में आती है। वो उसमें खड़ी बोली हिंदी और कानपुरी हिंदी का टोन जो है, भाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, आपको आराम से भाषा समझ में आती है। और धीरे धीरे ये सेट हो जाता है कि कानपुरी हिंदी ऐसे ही बोली जाती है, और दूसरे सीरियल भी उसको फॉलो कर रहे हैं। 1-2 और सीरियल आया है जिसमें लोकल भाषा का इस्तेमाल है। एक और चीज, भोजपुरी फिल्में अगर आप देखें, भोजपुरी फिल्मों में जिस तरह की भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल जो बोलचाल की भोजपुरी है वो उससे दूर है, वो स्टैंडर्ड भोजपुरी है। आप उसको समझ सकते हैं हिंदी भाषी होते हुए भी, मराठी भाषी होते हुए भी, बंगाली भाषी होते हुए भी। बांग्ला फिल्में देखिए,
एक समय में बांग्ला फिल्मों का दबदबा था, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और ऋत्विक घटक की फिल्मों का, लेकिन आज बांग्ला फिल्में इसी मास कल्चर की जो नकल है, यानी हिंदी फिल्मों की जो नकल है, उस पर चल रही है। और उसमें जिस बांग्ला का इस्तेमाल होता है उसमें स्थानीयता का लोप है। बांग्ला एक जैसे नहीं है। मेदिनीपुर की बांग्ला अलग है, मुर्शिदाबाद की बांग्ला अलग है, ढाका की बांग्ला अलग है, कलकत्ते की बांग्ला अलग है, पूर्वी बांग्ला अलग है, पश्चिमी बांग्ला, इस तरह से बहुत भेद हैं, भाषा के अंदर भी बहुत भेद है। लेकिन मास कल्चर जो है इन सारी चीज़ों को रिपीट के जरिए, बार बार रिपीट के जरिए स्टैब्लिश करता है और आपके जहन में अंदर तक उतार देता है। आपके पास विकल्प नहीं छोड़ता, कहने को आपके पास चयन की स्वतंत्रता होती है। धन्यवाद।